आइडेंटिफाई इसके प्रायर जो एक्सरसाइजेज होती हैं, वो एक्सरसाइजेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जॉब इवैल्यूएशन एक्सरसाइज करने से पहले जो हम एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज जॉब एनालिसिस। We need to know the complete job structure कि वो जॉब है क्या एक्चुअली। एनालिसिस के बाद उसकी कंप्लीट डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन डिजाइन करते हैं। Without designing a job description in detail and in a specific format, if you are not designing job description in a specific format, वो फिर आप job evaluation सही नहीं कर सकते। This is the prerequisite of job evaluation. तो prior के आप job evaluation exercise करें, आपको सबसे पहले काम करना है कि आपने उसकी डिटेल job description बनानी है job की, not individual act. Again repeating. बहुत सारी दफा जॉब डिस्क्रिप्शन दो तरह की होती है, अप्रोच दो फॉलो होती है। एक तो वो पर्सन सेंटर्ड होती है, एक जॉब सेंटर्ड होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी एचआर हेड ने एलएलबी किया हुआ है तो उसको बहुत सारे काम एलएलबी के भी दे दिए जाते हैं, बट वो जॉब का पार्ट नहीं, इंडिविजुअल को देख के आप दे देते कि नहीं यार ये इसका एक्सपर्ट लेवल है, ये काम भी करते। अच्छा आईएसओ स्टैंडर्ड पर सर्टिफाइड है तो जब भाई आईएसओ भी काम करना शुरू करो, उसको मैनुअली बना लो। तो ये वो सारे काम पे इंडिविजुअल की बेस पे होते हैं, यू नो, इंडिविजुअल के एक्सपर्ट लेवल देखते हैं। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन, उस पोजीशन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी बेसिस पे जॉब डिस्क्रिप्शन बनेगी, नॉट इंडिविजुअल बेसिस। तो उसकी बेसिस पे जब जॉब डिस्क्रिप्शन डिजाइन कर लें आप और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए जॉब की, फिर हम एम्प्लॉय स्टार्ट करते हैं तो मजा भी आएगा। तो भाई वो फिर फ्रूटफुल नहीं होगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमेशा हम गलती करते हैं। हमेशा जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो हमें जब सेल्स हेड की बारी आती है तो हमारा नाम आता है, जाहिर बात, मतलब जो भी इंडिविजुअल होते हैं, जो भी किसी का नाम आता है तो हमको उस बंदे की पर्सनैलिटी लाते हैं, हमने उस पर्सनैलिटी को साइड में रखना है और सिर्फ जॉब की बात करनी है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो दो मेथड है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो हे मेथड है। हे मेथड पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आ चुकी है। आईसीआईएसएफ से पहले उसने स्टार्ट किया, आईसीआई हो गई है, एटलस का पूरा ग्रुप उस पर चल रहा है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में हे मेथोडोलॉजी पे जॉब इवैल्यूएशन एक्सरसाइज होती है। बट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अब मर्सर के थ्रू भी चल रही है। जैसे सुजुकी ने मर्सर पे इवैल्यूएशन करवाई अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, वो पॉइंट रैंकिंग मेथड में उन्होंने अपने साइजेस निकाले, उसकी बेसिस पे फिर वो करेक्शन बिल्ड किया उन्होंने कंपनसेशन का, ग्रेडिंग स्ट्रक्चर का। तो वो दोनों मेथड अब चल रहे हैं और पॉइंट रैंकिंग मेथड के अंदर मर्सर के पास बहुत ज्यादा ऑनलाइन टूल्स बहुत अवेलेबल है, जिसके साथ बहुत ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी होती है विद रिस्पेक्ट टू कंपनसेशन एंड मैनेजर्स। वी आर नाउ अंडरस्टैंडिंग द हे मेथोडोलॉजी। पॉइंट रैंकिंग हम नहीं जाते। पॉइंट रैंकिंग पुराना है कि बेस है पुराना ज्यादा। ये एक्सरसाइज है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में पॉइंट रैंकिंग अब आना शुरू हुआ है मर्सर के थ्रू। पाकिस्तान में नजर आ गई कि लोग जो है ना उससे इवैल्यूएशन भी करवा रहे हैं, उसके साथ कंपनसेशन मैनिफेस्ट करने भी करवा रहे हैं। तो इट्स वेरी वेरी टेक्निकल तो मर्सर बात है। अच्छा, there are three factors, very main factors of job evaluation. इन फैक्टर्स को अगर आपने बेस कर लिया, आप देखें इसी पे सारी चीजें घूम रही होंगी। दैट इज फर्स्ट इज नो अबाउट द जॉब, देन उस जॉब के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन उसी जॉब से रिलेटेड अकाउंटेबिलिटी मैटर्स। Right, there are three factors in job evaluation in Hay methodology: know about the job, problem solving of the job, and particular job की accountability कितनी है। ये तीन फैक्टर्स आपने ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में समझ लें और ऐसे लिखिएगा ताकि वो ऊपर टॉप पे लिखें, फिर आपके नीचे भी इसके अंदर भी बड़े-बड़े फैक्टर्स आ रहे हैं बहुत सारे। इस तरह से लेके चलना है। जहां तक वी आर ऑन पेज। अब इसके बाद देखिए नो हाउ के अंदर नो हाउ होती क्या है। तो कहेंगे इट्स बेसिकली सम ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू पर्टिकुलर जॉब। नो हाउ के अंदर जो जॉब का एलिमेंट साइज है, इसके अंदर तीन एलिमेंट्स आते हैं। फर्स्ट
First is technical know-how about the position, about the job, technical know-how, then management breadth, उसके अंदर कितनी मैनेजमेंट स्किल्स रिक्वायर्ड है, अब इसकी और डेफिनेशन आगे बढ़ेगी, और इसके अलावा थर्ड वन इज ह्यूमन रिलेशन स्किल्स, इसको डिटेल में भी हम देखते हैं. Within know-how we have three categories to understand. First is technical know-how about the job, second is management breadth of the position, और third one is human relations skills कितनी required है उसमें, उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए कितनी ह्यूमन रिसोर्स स्किल रिक्वायर्ड है, उसका पैरामीटर है, उसका हम डिफाइन करते हैं. सेकंड पॉइंट हमारा था प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन ये कहता है कि मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ द मेंटल प्रोसेस व्हिच यूटिलाइज नो हाउ टू आइडेंटिफाई, डिफाइन एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द प्रीमाइज दैट यू थिंक विद व्हाट यू नो. Based on the know-how skills, based on the know-how of overall job, how you are solving your problems in particular job. In particular job, we have two elements. One is thinking one. Second one is challenging situation. तो कहते हैं thinking challenge कितना है उस particular job में, या thinking environment कितनी है उसके अंदर. ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम दो को और डिटेल में पढ़ेंगे. मैं एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं. थर्ड वन जो मेन फैक्टर है वो अकाउंटेबल. वो कह रहे हैं जॉब इवैल्यूएशन में इनिशियली तीन फैक्टर है, और उस तीन फैक्टर के अंदर तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं. नो हाउ में 3 एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में 2 एंड अकाउंटेबिलिटी क्या चीज होती है? The answerability of action, and for the consequences of the action, the measured effects of the job on the end results. Keeping in view the know-how of problem solving, अब उन दोनों के elements पे आपका outcome क्या आ रहा है या results कहाँ show हो रहे हैं. That is called, accountability part of the particular position. In accountability, we see three elements, particularly three elements, very very important. How much freedom do you have in your job? Particular position के अंदर how much freedom do you have, और उस decision का, what you are taking decisions, उस decision का impact क्या है, कितनी चीजों को डिस्टर्ब करेगा वो अगर गलत होगी. If you are taking wrong decisions, और उसके accountability के अंदर impact कितना बड़ा है. Second point. Third point is nature of impact. उस particular decision का है, उस accountability का third factor है, उसका nature क्या होगी impact की. यहाँ तक clear है. फ्रीडम से मतलब एम्पावरमेंट ले सकते हैं. अभी डेफिनेशन और पढ़ेंगे. तो ये तीन फैक्टर्स बड़े मेन फैक्टर हैं. अगर हम इसको सही अंडरस्टैंड कर ले तो हमें वो बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं जॉब. वो पर्टिकुलर पॉइंट्स कहाँ से निकलते हैं, वो पॉइंट्स यहीं से निकलेंगे, और हम मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम वो पॉइंट निकालना सीख लें, ताकि एक एटलीस्ट एक आइडिया हो गया. अच्छा जॉब इवैल्यूएशन आती है, थोड़ा डिटेल में और पढ़ लें. मतलब मटेरियल तो अवेलेबल है ऑलरेडी नेट पर, लेकिन इसको समझना कैसे है वो समझना आसान है. ओके, वन बाय वन. नो हाउ, तो ये जो नया है थोड़ा सा क्या करूं. जॉब इवैल्यूएशन में ये तीन एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट. फर्स्ट नो हाउ, सेकंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी. फैक्टर्स से जॉब इवैल्यूएशन पर्टिकुलर, इसके अंदर ये तीन फैक्टर्स है. नो हाउ के अंदर ये 3 फैक्टर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग में 2 फैक्टर्स, और अकाउंटेबिलिटी में 3 फैक्टर्स. इनकी डेफिनेशन आगे पढ़. अच्छा, नो हाउ में हमने क्या लिखा कि जो 3 फैक्टर्स हैं, सबसे पहले टेक्निकल नो हाउ. टेक्निकल नो हाउ के अंदर सेल्स के स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स एंड नॉलेज विद इन पर्टिकुलर
टेक्निकल उसमें कितना कितना एलिमेंट है समझने के लिए, नो हाउ। और एग्जाम्पल अगर फाइनेंशियल की है और टैक्सेशन की पोजीशन है तो क्या वो टेक्निकल नो हाउ है उसको टैक्सेशन की। फॉर एग्जाम्पल आईआर के तो क्या लेबर लॉस को है। फॉर एग्जाम्पल कंपनसेशन बेनिफिट्स की है तो उसको क्या कंपनसेशन बेनिफिट्स की इवैल्यूएशन आती है, तो वो टेक्निकल नो हाउ रिक्वायर्ड है इसके। और उसका टेक्निकल नो हाउ का मतलब ये है बहुत से रेगुलेशन हर साल नए नए कानून भी बनते हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं टेक्निकली क्या उसकी रिक्वायरमेंट है अपडेट पोजीशन की। सिमिलरली वो कह रहे हैं कि मैनेजरियल नो हाउ कितने रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर पोजीशन में। मैनेजरियल नो हाउ से मुराद integrating and harmonizing the diverse elements involved in managerial situations. उस पर्टिकुलर जॉब के लिए टेक्निकल नो हाउ रिक्वायर्ड है या मैनेजरियल स्किल्स भी रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर पोजीशन को, उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए कितनी मैनेजरियल स्किल्स रिक्वायर्ड है। हम सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है। सिमिलरली थर्ड वन इज ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन रिलेशंस स्किल। पर्टिकुलर पोजीशन को अगर हम देखें तो उस पर्टिकुलर को कोई भी ले सकते हैं, उस पोजीशन के लिए कितनी ह्यूमन रिलेशंस स्किल्स रिक्वायर्ड। अभी वो उसका क्राइटेरिया है क्या 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 है हमारे पास, लेकिन सिर्फ डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एलिमेंट्स हैं जिस तरह से हम इवैल्यूएशन पे जाएंगे। आपका मतलब है ये 3 पॉइंट एप्लीकेबल है हर इवैल्यूएशन के लिए, हर जॉब आपने यही 3 पॉइंट देखने हैं नो हाउ में, और उसको इवैल्यूएशन के लिए कितने परसेंट रिक्वायर्ड और क्राइटेरिया कि वो उस पे आपने डिफाइन करना है कि अच्छा इतने परसेंट रिक्वायर्ड है या इतने परसेंट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है या इतने परसेंट मैनेजरियल इसका इन्वॉल्व हो सकती है। इसीलिए कहा मैंने कि you need percent job. If you are not understanding, it means you are not being evaluated. If you don't know about the job, if you know perfectly, then you can evaluate the job. Otherwise, not. तो मसला होगा क्योंकि आपको पता ही नहीं है इस पर्टिकुलर पोजीशन में ह्यूमन रिसोर्सेज कितनी रिक्वायर्ड आप स्ट्रेट कर देंगे और एक एरर हो गया तो आखिरी तक एरर चलता रहेगा। ये सॉर्ट ऑफ क्वांटिटेटिव स्किल वाला पॉइंट। यहाँ पे आपने नंबर्स कम दे दिए तो वो आगे कनेक्टेड है सारे। कॉन्सेप्ट ऑफ एचआर बिजनेस पार्टनर जब हम डिपार्टमेंट एचआर बिजनेस पार्टनर बना देते हैं ताकि उसको नो हाउ हो, उसको एक्सपर्टीज हो पर्टिकुलर उस पे, जो एक जनरलिस्ट या एक एचआर मैनेजर तो हर डिपार्टमेंट की नो हाउ से लंबी नो हाउ कर सकता है, बट व्हेन यू हैव स्पेशलाइज्ड डीपीज एंड दे हैव इंफॉर्मेशन ऑफ द डिपार्टमेंट यू मे बी राइट, वो स्पेशलाइजेशन जो है वो सर्टेनली होती है लेकिन वो उसका कॉन्सेप्ट स्लाइडली मुझे डिफरेंट है। ये पार्टनरिंग का और इसके अंदर का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इट इज मोर पीपल मैनेजमेंट and it's about the overall across the board understanding of the organization and the job and the position वो सारा एक different concept है। And we are just for the department facilitation. Business partners जो है वो department facilitation को ज़्यादा focus करते हैं, जो operations level है ना। Okay, अब now we are going in detail as well. Initially हमने पढ़ा we have 3 types of knowledge. know-how के अंदर हमारे पास सबसे पहले टेक्निकल know-how थी, उसके बाद हमने देखा मैनेजमेंट breadth थी, then we evaluate the human relation skills. सबसे पहले क्या था टेक्निकल know-how। उस टेक्निकल know-how के अंदर we have 6 different skills, 6 different categories in technical know-how, right? अगर मैं ये कहता हूँ कि इस पर्टिकुलर जॉब में टेक्निकल नो हाउ रिक्वायर्ड है, तो अब मुझे यहाँ स्पेसिफाई करना है कि कितनी टेक्निकल नो हाउ रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर जॉब की। इसको एक बंदा में थोड़ा सा पढ़ लें ताकि हमें आइडिया हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम फर्स्ट पढ़ेंगे, थोड़ा पहला वाला बेसिक से थोड़ा सा पढ़ लें। Understanding of basic instructions, following work procedures, educate to perform simple design tasks. वो कह रहे हैं कि एक ऐसी जॉब अगर हम इवैल्यूएट कर रहे हो जिसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल नो हाउ की ज़रूरत नहीं है, तो वो पोजीशन हम रेट करेंगे भाई इसमें टेक्निकल नो हाउ हमें बेसिक लेवल पे चाहिए। दूसरा
मतलब नहीं पड़ेगा एलिमेंट्री वोकेशनल Experience is standardized for routines and procedures and or use of simple equipment, software or machine. वो कह रहे हैं कि slightly above basics वो कहते हैं कि यार थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए हमें और स्टैंडर्डाइज रूटीन वर्क्स के लिए हमें वो बता उस बंदे के लिए जो टेक्निकल नो हाउ रिक्वायर्ड है उसके लिए हम देख सकते हैं कि अच्छा इसके थर्ड कॉलम में उसकी एग्जांपल्स भी दी पोजीशंस की। अगर मैं कहता हूँ कि कोई पिलर है तो उसके लिए कोई इतनी ज़्यादा टेक्निकल नो हाउ नहीं चाहिए उसको। सिमिलरली वोकेशनल एलिमेंट्री वोकेशनल के लिए इसके एग्जांपल दिए गारंटी ऑपरेटर है या रिसेप्शनिस्ट की कोई पोजीशन है उसके अंदर कोई खास टेक्निकल नो हाउ इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। शायद रिसेप्शनिस्ट का भी बोर्ड की किस तरह से बोर्ड चलता है क्या है तो उससे राइट उसमें चाहिए हो वो इसी वोकेशनल में कवर होगी, लेकिन कोई हाई फाई कोई टेक्निकल नो हाउ नहीं चाहिए। सिमिलरली वोकेशनल procedural or systematic efficiency may involve facilitating the use of specialized equipment and software. Okay, थोड़ा सा अगर हमें और टेक्निकल नो हाउ पे आगे बढ़े और slightly above from elementary vocational तो जिस तरह से अकाउंटिंग की बेसिक्स आनी चाहिए तो कुछ एग्जांपल है कि अकाउंटिंग की बेसिक्स हो कुछ जनरल लेजर का पता हो कुछ इस तरह से तो वो इस तरह की पोजीशन को हम वोकेशनल उसमें डालेंगे। सिमिलरली आहिस्ता ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जा रहे हैं कि टेक्निकल नो हाउ बढ़ रही है। सिमिलरली अगर मैं और थोड़ा सा कोई एडवांस वोकेशन पे जाता हूँ जैसे प्रोग्रामर के लिए मुझे पीएचडी चाहिए होता है उसमें टेक्निकल नो हाउ मुझे चाहिए या फिर फॉर एग्जांपल मुझे टेक्नीशियन चाहिए जिसमें मैं कहता हूँ कि मुझे डीएई या कुछ बीटेक वगैरह की टेक्निकल नो हाउ चाहिए तो इस वो पोजीशन इसमें फॉल कर रही होगी। सिमिलरली इसी तरह से बढ़ रहा है। मैं प्रोफेशनल की बात करूं तो फिर वो आगे और बढ़ जाता है। अब पोजीशन की टेक्निकल नो हाउ बढ़ रही है। सिमिलरली मैं और बहुत ज्यादा टेक्निकल नो हाउ की बात करूं तो सीजन प्रोफेशनल बन जाता है। तो हमें सारी जॉब्स के लिए जितनी जॉब्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसमें टेक्निकल नो हाउ ए से लेके एफ तक ही देनी है, इसीलिए फॉल करेंगे कहीं नहीं। Five pillars है ह्यूमन आईटी डिपार्टमेंट में सही और अगेन मैं सीजन प्रोफेशनल है लेकिन वो कोई जनरल सर्विसेज नहीं जनरल सर्विसेज डिपार्टमेंट है। अब जो कैलिबर जो स्किल सेट एक आपको जूनियर लेवल आईटी के बंदे का होता है वो डिपार्टमेंटल हेड यहाँ जो मतलब जो चीज़ हम बात मैं कहना चाह रहा हूँ ये है कि यहाँ जो चीज़ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये है कि यहाँ हम लोग फंक्शन पे फोकस नहीं कर रहे ये हम लोग डेफिनेशन पे फोकस कर रहे हैं। आई थिंक हमें यहाँ फंक्शन पे फोकस करना चाहिए जब हम इस तरह से जॉब अगर हम जॉब रिलेशन कर रहे हैं तो वी शुड नो कि जॉब डिस्क्रिप्शन की वेटेज उसकी स्किल सेट की वजह से क्या है कि ये जॉब अगर फर्स्ट में मिसाल देता हूँ लैपटॉप अगर यहाँ नहीं होगा ट्रेनर मौजूद है जीरो अगर इसी तरीके से आपका पूरा बहुत अच्छा ऐसा सीवी चल रहा है आपका बहुत अच्छा सेटअप लगा वैसे एसएपी का या ऑरेकल का लेकिन वो टेक्निकल रिसोर्स आपके पास नहीं है अगर आपको सिस्टम बैठ जाता है तो फिर वो कौन सा है तो इवन तो वो बहुत जूनियर आईटी के लोग होते हैं जो पूरे आपको सपोर्ट देते हैं नेटवर्किंग में देते हैं हार्डवेयर में देते हैं सॉफ्टवेयर में देते हैं तो वो भी बहुत हाई क्वालिफाइड कंपनी होते हैं तो आपको भी पता है आपके अभी नॉर्मल ग्रेजुएट्स होते हैं जो काम करते हैं। तो मैं जो बात इसमें हम जो हायरार्की आपको बात करें ये हायरार्की वाले आपने एक्सप्लेन किया लेकिन वो नहीं वांट कि इसमें फंक्शन की बात की ज्यादा ये नॉट अबाउट हायरार्की आप सिर्फ ये थर्ड कॉलम है इसको आप छोड़ दो थर्ड कॉलम आप छोड़ दो इट्स डेफिनेशंस पर इट्स ऑल अबाउट डेफिनेशन इट्स नॉट अबाउट हायरार्की। अगर जैनेटोरियल स्टाफ का हेड डिपार्टमेंट है उसके लिए कितनी टेक्निकल नो हाउ चाहिए क्यों टेल जैनेटोरियल स्टाफ का हाउसकीपिंग का डिपार्टमेंट हेड आपने कहा यार ये हेड करेगा जैनेटोरियल वो खुद भी जो है ना मैटर है उसके लिए आपको कितनी टेक्निकल नो हाउ चाहिए जिसका आप काम प्लेस करेंगे। इट्स नॉट अबाउट डिपार्टमेंट हेड ठीक है ना मैं उसको शामिल कर रहा हूं अब मैं क्लियर हूं। थर्ड वाला कॉलम आप हटा दें आप दो चीजों पर देखेंगे यार इसकी डेफिनेशंस क्या है क्या टेक्निकल नो हाउ जनरल मैनेजर फाइनेंस की और क्या टेक्निकल नो हाउ जनरल मैनेजर एडमिन की क्या रिक्वायर्ड बराबर होगी। अब आप सोचना है
है, अब आपकी वो वाली डेप्थ आएगी जहाँ आपने यू नो वेरी वेल अबाउट द मैं पोजीशन। कहाँ की बात कर जाऊंगा कि जो सपोर्ट डिपार्टमेंट है वो कॉस्ट सेंटर होते हैं और जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट होते हैं वो आगे जाके आपका फिर कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। अब आप आगे जाके तो फिर आगे जाके फिर और ये अच्छी बात है, ये डिस्कशन होगी तो आपको और आइडिया होगी यार हमारे पहले कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, आगे हम चल के कैसे कॉन्सेप्चुअली हम उसको रिव्यू करेंगे। तो इट्स गुड। तो ये अंडरस्टैंड कर ले कि टेक्निकल नो-हाउ में सारी पोजीशन यही कहीं फॉल करेगी, ऊपर नीचे की ए टू एफ। फिर ये कहते हैं मैनेजरियल नो-हाउ। नो-हाउ के अंदर ही अभी हम किसी को बहुत ज्यादा जल्दी तो नहीं जाना हम, क्योंकि हम चल सकते हैं ना थोड़ा जी मैनेजरियल नो-हाउ के अंदर ये तीन है, चार एलिमेंट्स हैं। नो-हाउ के अंदर मैनेजरियल नो-हाउ है, इसके अंदर चार एलिमेंट्स हैं, जिसे हम ये कह रहे हैं कि टास्क बेस्ड है। टास्क बेस्ड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ टास्क highly specific as to objective and content with the coordination with surrounding circumstances and events. Similarly, पहला पॉइंट ये कह रहे हैं कि मैनेजरियल नो-हाउ में कितनी टास्क बेस्ड एनालिसिस है, कितनी एक्टिविटी बेस्ड एनालिसिस है। एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं। परफॉर्मेंस और सुपरविजन ऑफ वर्क which is relatively uniform in objective and content with appropriate awareness of related activity. वो कहेंगे उस पर्टिकुलर जॉब में मैनेजरियल नो-हाउ जो है वो कितनी चाहिए, उसमें कितनी चेंजेस आती रहती है, उसकी मैनेजरियल एस्पेक्ट्स के अंदर वो कितना परसेंट जो है ना वो फ्री होता है कि डिसीजन लेने में या उसको देखने में कि कितना एप्रोप्रिएट हो रहा है वो एक्टिविटीज के अंदर, अवेयरनेस कितनी है उसके अंदर या उस पर्टिकुलर जॉब में रिक्वायर्ड है। सिमिलरली रिलेटेड फील्ड में operational or conceptual integration of function which are relatively diverse in nature and operation। अब यहाँ पे डाइवर्सिटी जो है ना वो बढ़ रही है, शुरू में सिंपल थी, फिर ऐसा ऐसा डाइवर्सिटी बढ़ रही है उसके रोल में, मैनेजरियल एस्पेक्ट्स बढ़ रहे हैं। सिमिलरली डाइवर्स में कंप्लीटली डाइवर्स, ठीक है ना। ये चार एलिमेंट्स में मैनेजरियल नो-हाउ को इवैल्यूएट करते हैं। सारी पोजीशंस इन चार एलिमेंट्स से या तो वो डाइवर्स होगी, या वो रिलेटेड होगी, या वो एक्टिविटी होगी, या फिर से टास्क बेस्ड होगी। और मैं पढ़ ये दो एलिमेंट्स हमने पढ़ नो-हाउ। सिमिलरली थर्ड पॉइंट ह्यूमन रिलेशंस स्किल्स के अंदर 3 पॉइंट्स हैं। उस पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर उसकी ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स कितनी रिक्वायर्ड है। आज एक बेसिक लेवल रिक्वायर्ड है, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है उसकी ह्यूमन रिलेशन स्किल्स की। डेटा एंट्री ऑपरेटर लगा हुआ है, अपना काम किए जा रहा है, उसको जरूरत नहीं किसी से डिस्कशन करने की, उसको पता है काम क्या करने वाला है। या फिर इम्पोर्टेंट है, उसको कोऑर्डिनेट करने की जरूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर जॉब के अंदर, और बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, इम्पोर्टेंट है, क्रिटिकल है। आउट एक्सटर्नल पार्टी से भी डिस्कशन करनी होनी होती है, इंटरनल पार्टीज के साथ भी डिस्कशन है, तो वो कोऑर्डिनेशन अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, इट्स क्रिटिकल इन नेचर, तो फिर आप अपने हिसाब से इसको टीम को रिव्यू करेंगे कहाँ इस पर्टिकुलर पोजीशन की ह्यूमन रिलेशन स्किल्स फॉल करती है, और आपने वो सिलेक्ट कर लिया। नो-हाउ में कंप्लीट आगे नो-हाउ का चार्ट कोई पहले इस सवाल का आंसर से बात करें। ये सिर्फ नो-हाउ का चार्ट है। ये नो-हाउ के अंदर किस तरह से हमने प्लॉट करना है ये आगे चल के हम बता दें। एक छोटी सी एग्जांपल हम ले लेंगे, उसको मैंने बनाई हुई है, तो हम और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि नो-हाउ को चार्ट को हम कैसे इवैल्यूएट करें। इसके अंदर तीनों चीज़ें आ रही हैं। टेक्निकल नो-हाउ जो भी हम सेलेक्ट करेंगे, फिर ये इसकी टास्क एक्टिविटी और रिलेटेड ह्यूमन रिलेशन स्किल्स, और फिर ये इसकी थर्ड वन कि मैनेजमेंट ब्रेथ कितनी चाहिए। तो ये तीनों चीजें इसमें प्लॉट करेंगे, इसके नंबर निकलेंगे। नो-हाउ राइट, ये टेक्निकल नो-हाउ नहीं, मैं सिर्फ टेक्निकल नो-हाउ की बात कर रहा हूं। आप लिखें फॉर एग्जांपल डी, ये मैनेजरियल ब्रेथ, आप लिखें फॉर एग्जांपल एक्टिविटी 2 1 दिस वन सेकंड वन,
बताऊंगा किस नंबर की चल रहा अभी है आपको 22 में लेंगे अभी मैं बताता हूँ। तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अब ये चार्ट आ गया, अंडरस्टैंड कर लिया, ये चार्ट आ गया, इस चार्ट को और अंडरस्टैंड कर लेंगे अभी जब आप मैं एक्टिविटी करूँगा, मैपिंग करेंगे। मैपिंग करेंगे तो सारा समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ वो तीनों चीजें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, वो अंडरस्टैंड कर लें तो आपको बहुत मैप कर नाउ सेकंड पॉइंट, चार्ट को छोड़ दें, हम चार्ट में और डिस्कस करेंगे, अभी चार्ट के नंबर प्लॉट करेंगे तो आएगा। सेकंड पॉइंट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको साथ दे रहे प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में दो चीजें हैं, थिंकिंग एनवायरनमेंट एंड थिंकिंग चैलेंज। थिंकिंग एनवायरनमेंट कितना है उस इंडिविजुअल पर्टिकुलर जॉब में, उस पोजीशन के अंदर थिंकिंग क्या कितना एलिमेंट है थिंकिंग का, और क्या पता है ही नहीं थिंकिंग होती कुछ नहीं है उसके अंदर, या थिंकिंग चैलेंज। और डिटेल में अगर हम देखें वो कहते हैं थिंकिंग एनवायरनमेंट से क्या मुराद है, उसका रीजन क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। पर्टिकुलर थिंकिंग एनवायरनमेंट के अंदर वी हैव 6 एलिमेंट्स। वन इज स्ट्रिक्ट रूटीन, कोई जरूरत नहीं है सोचने की, उस पर्टिकुलर पोजीशन में थिंकिंग का कोई काम ही नहीं। अगर कोई ऐसी पोजीशन है जिसमें थिंकिंग का कोई काम नहीं है, आप कहते हैं थिंकिंग विद इन वेरी डिटेल्ड एंड प्रिसाइजली डिफाइंड रूल्स एंड स्ट्रक्चर और विद कंटिन्यूअस असिस्टेंस। जिस पर्टिकुलर पोजीशन में बहुत मिनिमम काम थिंकिंग का बिल्कुल भी नहीं है थिंकिंग का काम, तो उस तरह से आप स्ट्रिक्ट रूटीन काम में, या फिर बहुत रूटीन, फिर सेमी रूटीन, फिर देन स्टैंडर्डाइज्ड, देन क्लियरली डिफाइंड, फिर जर्नली डिफाइंड, वो इस तरह से फिर आपने पर्टिकुलर पोजीशन को रिव्यू करना है कि जहां पर बहुत ज्यादा व्हाट डिफाइंड है, हाउ डिफाइंड नहीं है, तो वो यहां से चलेगा। जब मैं जो बात कर रहा हूं वो समझ लें, जहां जिस पोजीशन में व्हाट डिफाइंड है, हाउ डिफाइंड नहीं है, तो फिर यहां से आप चलेंगे। और जहां थोड़ा बहुत हाउ भी डिफाइंड हो रहा है, यू नो हाउ भी भाई ये काम करना और ऐसे करना, आई थिंक आप जॉब रोल्स के साथ थोड़ा एग्जांपल देके समझाएंगे तो सबको समझ आएगा। थ्योरेटिकली भी अगर कोड चलेंगे तो नहीं होगा। अच्छा फॉर एग्जांपल स्ट्रिक्ट रूटीन की अगर एक गेट मेन खराब है और उसका काम है सिर्फ स्टिकर लगी हुई गाड़ी को अंदर आने देना, उसको बस ये बताया गया स्टिकर लगा हुआ है तो आने दो, नहीं लगा हुआ तो आप रोक दो। दैट्स द ओनली थिंग जो उसको स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो करना है। उसको एक ऐसे भी बता दिया otherwise he don't have to think by himself, वो फिर escalate करेगा to the higher level and get it done from that level। अब जो वो generally defined वाली बात करें तो वो जहाँ higher level को contact कर रहा है, that's the person who is doing that job generally defined। या किसी स्टिकर नहीं लगा हुआ है then he has to think के भेजना है या वेरी राइट, इसको नहीं देना, ट्रू वेरी राइट, तो थोड़ा सा वैसे ही से बिल्कुल सही है। मैं असल में आप बिल्कुल सही, मैं उस टाइम को जैसे मिलिट्री में होता है कि जो लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो मेजर वर्क कह दे, वो इट गोज डाउन द लाइन, फिर सोचते नहीं है वो ऐसा ऑर्डर ऊपर डिफाइन होता है, वो पूरा रूटीन चल रहा है और इस तरह से लेके चलते हैं। सिमिलरली सेमी रूटीन के अंदर जैसे एग्जांपल दी भाई, तो इसी तरह से ये जिस तरह से आपकी थिंकिंग चैलेंज बढ़ता रहेगा, थिंकिंग एनवायरनमेंट बढ़ेगी। और एग्जांपल जैसे सप्लाई चेन के अंदर आपके पास बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं, यहाँ पे आपको बहुत सोचना पड़ेगा नेगोशिएशन पे, आपको एलिमेंट पे किस पार्टी की तरह से बात करनी है, आपको बहुत सारा नहीं पता होगा यार ऐसे नेगोशिएट करना है, ठीक है। तो वो क्लियरली डिफाइंड और स्टैंडर्डाइज्ड क्लियरली डिफाइंड वाले डायरेक्ट यहाँ पे इस पैरामीटर पे आप काम कर रहे हैं, इससे बियॉन्ड नेगोशिएशन हो तो क्या, तो वो चार बोलते हैं सप्लाई चेन फाइनेंस की, और हम फाइनेंस की डेटा एंट्री तो चले जा रही है, सर्टिफिकेट करता है, उसको इनवॉइस नहीं करेंगे, इस तरह से रूटीन आ रही है, कितने परसेंट काम सारे रूटीन का, कितने परसेंट रूटीन का। तो ये एलिमेंट जितना आप सोचते रहेंगे, जॉब की एनालिसिस होती रहेगी, इस तरह से आप और डिवाइड। अच्छा इसके अंदर ये तो मैंने बहुत कंसाइज लिखा हुआ है, वेरी कंसाइज, ताकि मैं प्रेजेंटेशन बना सकूं, लेकिन इसकी बड़ी डिटेल्ड एनालिसिस है। दैट पूरा विल मैनुअल वेरी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, जॉब नेचर के हिसाब से वेरी करेगा। एक सेल्स पर्सन है, अगर उसको डिस्काउंट देने की आपने अथॉरिटी नहीं दी है, यू डोंट हैव दैट, वेरी राइट, ठीक है। दैट डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री, आप किस इंडस्ट्री में कहां जॉब एनालिसिस कर रहे हैं, ये फॉर्मूला किसी भी एक जगह पे सब जगह पे नहीं है। 100% राइट। इसका आगे जाके हम अकाउंटेबिलिटी के बाद पार्ट पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगा उसमें ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल सही कहा है आपने।
वो मैग्नीट्यूड जब आएगा तो वो पूरी एनालिसिस चेंज हो जाएगी। आपने देखा होगा कि यार कहीं का जीएम किसी पोजीशन पे बैठा हुआ है और कहीं का जो है एचआर हेड किसी पोजीशन पे। और पीछे स्लाइड पे जहाँ पे लेबर की एग्जांपल आना यहाँ नो हाउ में बेसिक है लेबर, बट टू सम एक्सटेंट किसी इंडस्ट्री में शायद जो उसकी लेबर होगी वही सबसे ज्यादा हाईली स्किल्ड, हाईली टेक्निकल, हाईली नो हाउ सिचुएशन के अंदर होगी। इसलिए मैंने बोला कि ये प्लेटफॉर्म पूरा उल्टा हो जाएगा। ऑयल एक्सप्लोरेशन में आप देखें तो जो लोग ड्रिलिंग और माइनिंग करते हैं उनकी एक्सपर्टीज जितनी होती है तो वो सारे इन्वेस्ट ऑयल में क्या मटेरियल हैंडलिंग है, आपके बैनर बोर्ड्स है, आपका फर्नीचर का बोर्ड्स है, इसके अंदर जो लेबर है दे आर द वन हु इज वही उनके सर्विस दैट इज व्हाई मैंने कहा कि वो थर्ड कॉलम को हम टाइम लगे आपका माइंड थोड़ा सा खुल जाए। थैंक यू। आगे चलते हैं थिंकिंग चैलेंज। यार थिंकिंग चैलेंज जो है वो तेरा 5 टाइप ऑफ थिंकिंग चैलेंज। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग में थिंकिंग एनवायरनमेंट था जिसमें 6 एलिमेंट्स थे, रूटीन एंड नॉट रूटीन। एंड सिमिलरली थिंकिंग चैलेंज के अंदर हमारे 5 एग्जांपल्स हैं और ये जब आप एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगा कि यार कुछ तो बहुत ही रिपीटेटिव वर्क होते हैं जहाँ पे आपको चैलेंज ही नहीं होता। थिंकिंग करने का दिमाग चलने का बिल्कुल काम नहीं है, कोई चैलेंजिंग एनवायरनमेंट नहीं है, कोई चैलेंजिंग पोजीशन नहीं है, उसमें रूटीन टाइप का वर्क है और उसमें आप चले जा रहे हैं। फिर कुछ चीजें पैटर्न होती हैं उस पर्टिकुलर डोमेन में रह के उस पर्टिकुलर डिफाइंड रूल्स के अंदर आपने कुछ चैलेंज होता है थिंकिंग का। सिमिलरली कुछ डाइवर्स होती हैं जहाँ पे वेरिएबल्स एनवायरनमेंट्स हैं जहाँ पे आपने डिसीजंस लेने होते हैं उससे बेस्ड ऑन द सिचुएशन। वो फिर ऐसा 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 वो बढ़ रहा है, वो एलिमेंट बढ़ रहा है चैलेंज का, तो थिंकिंग एनवायरनमेंट का चैलेंज बढ़ रहा है। उसके अंदर आपने आप अनचार्टेड मीन्स के बहुत ही डाइवर्स चीज है, बहुत ही डाइवर्स चीज है। उस डाइवर्स चीज के अंदर आप थिंकिंग चैलेंज को ले रहे हैं और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में जो है ना आप अपनी पोजीशन को रिव्यू कर रहे हैं। ये 2 एलिमेंट हो गए। जैसे एग्जांपल आएंगे तो आपको और एनवायरनमेंट आइडिया होगा। इसका स्टार्ट को छोड़ दें, समझाऊंगा आपको कैसे आपने इसमें निकालना है। फर्स्ट वन इज अकाउंटेबिलिटी। हमने 2 पार्ट क्लियर कर लिए, नो हाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग, थर्ड वन इज अकाउंटेबिलिटी। नो हाउ में क्या क्या था? टेक्निकल नो हाउ, मैनेजरियल नो हाउ एंड ह्यूमन स्किल्स। सेकंड वन अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में क्या क्या चीजें थी? थिंकिंग चैलेंज और थिंकिंग एनवायरनमेंट। जो 2 एलिमेंट्स है उसके अंदर हमने आगे उसके 6 एलिमेंट्स है, जो कि 6 और 5। अब थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी पार्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे डिफरेंट है, फ्रीडम टू एक्ट स्लॉट जो है इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, ABCDEFG। कहते हैं कि कुछ तो बड़ी प्रिस्क्राइब्ड किस्म की जॉब्स होती हैं जहां पे आपको फ्रीडम नहीं होता, आपको एम्पावरमेंट नहीं होती। फ्रीडम नहीं होता तो फिर आपके पास आपकी अकाउंटेबिलिटी कम होगी। जनरली ऐसी होता है ना, जहां पावर नहीं है आपकी वहां आपका अकाउंटेबिलिटी पार्ट कम है, जहां फ्रीडम बहुत ज्यादा है वहां पे आपकी अकाउंटेबिलिटी भी ज्यादा है। तो ये एग्जैक्टली डॉट इसी तरह से ये कि जहां बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, वो फॉर एग्जांपल जैसे ऑपरेशनल प्रोडक्शन रिलेटेड एनवायरनमेंट्स हैं, तो वहां पे आपको फ्रीडम नहीं है, आपने प्रोडक्शन निकालनी है और उसी पैटर्न से निकालनी है। सिमिलरली जनरलाइज्ड रेगुलेशंस हैं, मैनेजरियल स्किल्स कितनी रिक्वायर्ड है, मैनेजमेंट का एंड रिजल्ट्स क्या है, कुछ बहुत सारी डायरेक्शंस दी है, कुछ जनरल डायरेक्शन है, कुछ ब्रॉड डायरेक्शन है। बहुत सारी पोजीशन में बड़ी ब्रॉड डायरेक्शन है जहाँ पे व्हाट डिफाइंड है, हाउ डिफाइंड है, कहीं व्हाट भी डिफाइंड है। इस लेवल पर अगर आप कहते हैं कि यार व्हाट भी डिफाइंड नहीं है, ब्रॉडर एस्पेक्ट है, फ्रीडम बहुत बड़ा है, स्कोप बहुत बड़ा है इंडिविजुअल पोजीशन का, वहां पे आप कहते हैं कि यार अच्छा यहाँ और ऐसा ऐसा ये ऊपर की तरफ जाएगा, बहुत नैरो होते चला जाएगा। फ्रीडम
आप इम्पैक्ट करें सारा टेक्निकल एग्जाम्पल सारे क्लियर हो गए। एग्जाम्पल ज़्यादा क्लियर हो जाए और एग्जाम्पल पे टाइम है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें फिर एग्जाम्पल पे ज़्यादा अंडरस्टैंड करें। चलिए कहेंगे उस पर्टिकुलर पोजीशन का इम्पैक्ट कैसा है, चार एलिमेंट है उस पोजीशन के उस इम्पैक्ट के, वो कहते हैं either the impact is direct or indirect। उस पोजीशन का जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे डायरेक्ट एलिमेंट्स में अगर हम कहें कि सेल्स डिपार्टमेंट है आपका या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है या उसका इम्पैक्ट जो है डायरेक्ट है, उस मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट की जो पोजीशन है उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट में आएगा, प्राइम में। और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे जैसे प्रोडक्शन भी डायरेक्ट है और कुछ डिपार्टमेंट का शेयर्ड पोजीशन में आएगा, फॉर एग्जांपल जैसे सप्लाई चेन डिपार्टमेंट, इम्पैक्ट डायरेक्ट है, बॉटम लाइन पे डायरेक्ट आ रहा है बट शेयर्ड है, उसको हम शेयर्ड में काउंट करते हैं। सिमिलरली कंट्रीब्यूटरी में तमाम सर्विसेज डिपार्टमेंट आते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कंट्रीब्यूटरी कंट्रीब्यूट कर रहे तो सर्विस डिपार्टमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, इस किस्म की पोजीशन सारी कंट्रीब्यूटरी में आएंगी। फॉर एग्जांपल रिमोट एरिया में वो फॉल करेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे कोई ऐसी जॉब जो डेटा एंट्री या कोई इस तरह की पोजीशन है जहां पर कोई उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना वो कंट्रीब्यूटरी में आ रहा है ना वो डायरेक्ट में आ रहा है, वो आए तो डिपार्टमेंट भी है जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला पॉइंट है, अभी हम इसको और रिव्यू करेंगे किस तरह से ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है वो कहाँ फॉल कर रही है, प्राइम में फॉल कर रही है, शेयर्ड में फॉल कर रही है, कंट्रीब्यूटरी में फॉल कर रही है, रिमोट में फॉल कर रही है, आपने डालना है। यस डेफिनेटली है, डेफिनेटली। जैसे पहले मैंने कहा ये तो पूरा मॉडल ही वेरी करेगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो ऑर्गेनाइजेशन अभी जो लास्ट पॉइंट है ये ऑर्गेनाइजेशन का मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे। फॉर एग्जांपल अगर 100 बिलियन की ऑर्गेनाइजेशन है और एक 2 बिलियन की ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जनरल मैनेजर का स्कोप और 100 बिलियन की ऑर्गेनाइजेशन का जनरल मैनेजर स्कोप बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर आप कहेंगे यार उसकी सैलरी तो उतनी है वहां पर और इसकी सैलरी उतनी है, ऑफ कोर्स इतना बड़ा डिफरेंस है ना, मैग्नीट्यूड इतना बड़ा इंपैक्ट करेगा कि वो 100 बिलियन की ऑर्गेनाइजेशन के जनरल मैनेजर की पोजीशन पे बैठा है और एक 2 बिलियन की ऑर्गेनाइजेशन में जीएम पोजीशन पे बैठा है, ऑटोमेटिकली फर्क आएगा। ठीक है, उसकी स्कोप में, उसकी इवैल्यूएशन में, उसकी अकाउंटेबिलिटी में, उसकी नो हाउ में, उसकी वो सारी चीजें डिफरेंट होते हैं। और फिर ये ऑर्गेनाइजेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ से ले, तो उसका जो डिसीजन होगा 2 बिलियन के जीएम सप्लाई चेन का जो डिसीजन होगा वो कितना इंपैक्ट करेगा उसकी बैलेंस शीट, उसी स्कोप में ही करेगा ना। अगर उसने $1 का डिस्काउंट लिया है सप्लायर से तो उसकी बैलेंस शीट में उतना ही इंपैक्ट करेगा 2 बिलियन है टोटल, तो 80% अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप ले लें तो 80 बिलियन 2 बिलियन के अंदर उतना ही इंपैक्ट होगा। और 100 बिलियन की ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो आधे का भी डिस्काउंट ले लेता है $0.5 का, तो उसका इंपैक्ट बैलेंस शीट में कितना बड़ा इंपैक्ट कर रहा हो, तो ये मैटर करेगा मैग्नीट्यूड से, एरिया ऑफ इंपैक्ट। आगे देखिए यहाँ तक हम रिकैप कर रहे हैं, अब हम एग्जाम्पल करेंगे। ब्रेक कर सकते हैं, एग्जाम्पल वो स्टार्ट हो जाएगी फिर वो कंटिन्यूटी, हाँ नहीं फिर उसमें कंटिन्यूटी ब्रेक आ गया ना तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। आप कर सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं ये वो कॉन्सेप्ट है आप एक दफा आपने समझ लिया ना फिर ये पे ऑफ करेगा, आप सर्टेनली पे ऑफ करेगा, क्योंकि आप इंटरेस्ट पहले हो जाएगा, आपको डिटेल में मैनुअल में इस डेफिनेशन ये डेफिनेशन आते रहते हैं, फिर जॉब को एनालाइज करते रहते हैं और 3-4 दफा एनालाइज करते हैं, फिर आप जाके पहुंचते हैं अच्छा ये पोजीशन यहाँ पे पड़ी। अच्छा सर, एक चीज है, जैसे जो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होते हैं इसमें उनकी मैनेजर की होगी इन्वॉल्वमेंट जॉब रिलेशन में?
या नहीं होगी, या एक ड्यूटी ऐसा वाली करूँगा बट क्योंकि जो जॉब डिस्क्रिप्शन की प्रिपरेशन होती है उसमें भी उनकी सेम होती है। नहीं, आप evaluation की बात कर रहे हैं। मैं जो जनरली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये इन हाउस नहीं होता। आउटसोर्स क्या होता इन हाउस होगा तो बायस हो जाएगा। मुझे पता है यार जीएम मेरा ये ऐसा है, इसके साथ मेरा पर्सनल ये चल रहा है, इसकी जॉब है ही छुट्टी है, इसके तो साइजेस छोटे हो जाएंगे। तो फिर इसीलिए ये आउटसोर्स होती है ये पोजीशंस। आप इन हाउस इवैल्यूएट करेंगे तो बायस का है? आप क्या कहते हैं, आप लोगों ने बताया आपने कंसोलिडेट तपाटी में क्या था, वहाँ से जाना है हमने तो कोई ऐसा तो कुछ है। अच्छा, मतलब उसमें ऑपरेशंस के आप लोगों ने सीधी दी थी मतलब जैसे जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट होते हैं, जो आप लोगों के मेन और फंक्शन डिपार्टमेंट होते हैं, तो उनकी आप लोगों ने से ली थी इसके वजह से एक तो बिल्कुल ऑब्वियसली लेते हैं जो आपको जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइन करते हैं दैट जो ये वैल्यूएशन आप करेंगे फॉर दैट पर्पस यू हैव टू हैव दैट सेम और फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ हमारे लैब की लैब थी सही है, उसमें इवन जो सैंपलर था, जो बंदा सैंपल रेडी करता था, उसका उसके एनालिसिस वर हायर देन द पर्सन हु वाज टेस्टिंग द टी। क्योंकि वो जब चाय बनाता था तो वो चाय बनाएगा ही गलत, तो वो रिजल्ट वो अगर सैंपल कितना भी अच्छा होगा चाय का वो उससे फेल हो गया। दैट टाइम वो हमें उससे वो उनके साथ बैठ के उसने डिस्कस करके फिर पता चलता है शायद इसका रोल ज़्यादा सिग्निफाइड है देन प्रिपरेशन तो करके वो देता है, रिसर्च का तो रोल बाद में आता है। और एक और चीज़ है, हम एज अ एचआर प्रोफेशनल क्योंकि हम हमेशा सपोर्ट डिपार्टमेंट की साइड पर होते हैं, तो हम कोई भी काम जो है लाइन मैनेजर्स को या लाइन वालों को इन्वॉल्व किए बगैर कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें उनकी नीड ही नहीं पता कि उनको ट्रेनिंग की कौन सी नीड है, उनको रेमुनरेशन में कहाँ नीड है, उनको डिसिप्लिन या पॉलिसीज़ में कहाँ नीड है, हमें नहीं पता चलता। हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं तभी हमें वहाँ से फीडबैक मिल रहा होगा, तब हमारे पास ये चीज़ आती है कि हमें इधर काम करना चाहिए, इस पोर्शन में काम करना चाहिए, इस पोर्शन में काम हमारा रोल एज ए असेसर बहुत मेजर होता है उसमें, क्योंकि हमें असेस करना होता है कि वो किस साइड एक्चुअल पिक्चर क्या है वो असेस करना बहुत बड़ा मेन रोल है। चले टी पे हम डिस्कस करते हैं और